स्टडी विद सीएल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अशोक के स्तंभ के बारे में। अशोक जो मौर्यकालीन सम्राट था अशोक, उसके स्तंभों के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अशोक के स्तंभ में से एक आधा सवाल पूछा जाता है, तो हम चर्चा करेंगे अशोक के स्तंभों के बारे में। हम देखते हैं कि मौर्य कला को दो भागों में बांटा गया था, लोक कला और राजकीय कला। एक थी लोक कला और एक थी राजकीय कला। तो जो स्तंभ है वो राजकीय कला का हिस्सा है, स्तंभ है वो राजकीय कला का हिस्सा है। और हम देखते हैं कि मौर्यकालीन वास्तुकला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हम स्तंभ के रूप में देखते हैं। मौर्यकालीन वास्तुकला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम देखते हैं स्तंभ हैं। और स्तंभ के बारे में हम बात करते हैं तो देखते हैं कि कोई निश्चित संख्या नहीं है स्तंभ के बारे में, कि अशोक के जो स्तंभ है उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। और देखते हैं कि वर्तमान में हमें लगभग 30 के आसपास कुल स्तंभ प्राप्त हो चुके हैं। 30 स्तंभ हमें प्राप्त हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग जो कि 15 स्तंभों का वर्णन करता है, और चीनी यात्री फायान जो कि 6 स्तंभों का वर्णन करता है। तो हम देखा कि जो स्तंभ है उनकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो देखते हैं कि अशोक ने जो शिलालेख या अभिलेखों की जो प्रेरणा है ईरानी शासक दारा से ली थी। और इसी के आधार पर देखते हैं कि हम जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला क्लेमिस आदि विद्वान है, वो स्तंभ है अशोक के स्तंभ को ईरानी स्तंभ के आधार पर उसका यह अनुकरण बताते हैं। देखते हैं कि जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला क्लेमिस जो विद्वान है वो अशोक के स्तंभों को ईरानी स्तंभों की अनुकृति बताता है कि अशोक के जो स्तंभ है वो ईरान के स्तंभों के अनुकरण पर आधारित है। लेकिन हम देखते हैं कि हम जो विद्वान है, कुछ विद्वान है जो के.पी. जायसवाल है, R.C. भंडारकर आदि इन जो विद्वान है इन तर्कों का खंडन करते हैं। हम देखते हैं कि क्या विशेषता रही होगी ईरान के जो स्तंभ थे और जो अशोक के स्तंभ, हम उस दोनों में देखते हैं कि क्या विशेषता रही होगी। अशोक के स्तंभ की बात कर लेते हैं और हम ईरानी स्तंभों की बात कर लेते हैं, दोनों के अंतर की बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अशोक का स्तंभ थे, जितने भी अशोक के स्तंभ थे वो एकात्मक पत्थर से बने हुए थे, यानी कि सीधा पत्थर, एक ही पत्थर पे बने हुए थे। जबकि हम देखते हैं कि ईरानी स्तंभ है वो टुकड़ों को जोड़ के बनाया गया था, पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया था, पत्थर के ऊपर पत्थर लगा के बनाया गया था। तो हम देखते हैं कि जो अशोक के स्तंभ है वो एकात्मक पत्थर यानी कि सीधा एक ही पत्थर पे बनाया गया, जबकि ईरानी जो स्तंभ है वो टुकड़ों में जोड़ के बनाया गया था। दूसरा हम देखते हैं कि जो अशोक के स्तंभ है वो बिना किसी चौकी के या फिर बिना किसी आधार के सीधा जमीन पे स्थित था। जैसे सीधा ये जमीन में इस पत्थर को ऐसे गाड़ दिया और सीधा इसका स्तंभ सीधा इसको बना दिया। जबकि जो ईरानी थे वो किसी चौकी व उल्टे कमल या फिर घंटाकार आकृति का आधार पर थे। जैसे ये ईरानी स्तंभ की बात करते हैं तो यहाँ इसकी चौकी हुआ करती थी, और इसके नीचे हम देखते हैं कि कमल के आकार की, उल्टे कमल के आकार की, या फिर देखते हैं कि घंटाकार आकृति बनी हुई थी। जबकि हम देखते हैं कि अशोक के जो स्तंभ लेख है उसके शीर्ष पे ये आकृति हुआ करती थी। ईरान के जो स्तंभ है उसके यहाँ नीचे ये आकृति हुआ करती थी, जबकि अशोक के स्तंभों के शीर्ष पे ये आकृति हुआ करती थी। तो ये अंतर रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि अशोक के स्तंभों में हम देखते हैं कि अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर हम देखते हैं कि पशु आकृति बनी हुई थी, जिसका कोई प्रतीकात्मक महत्व था। हम देखते हैं कि अलग अलग स्तंभों से अलग अलग आकृति मिली है। कहीं हमें सिंह की आकृति मिलती है, कहीं हमें वृषभ की आकृति मिलती है, कहीं हमें गरुड़ की आकृति मिलेगी, कहीं हमें अशोक की आकृति मिलेगी, कहीं हमें हाथी की आकृति मिलेगी। तो हम देखते हैं कि जो अशोक के स्तंभ है उसके शीर्ष पर हम देखते हैं कि पशु की आकृति का जो वर्णन है और जिसका कोई प्रतीकात्मक महत्व है। जबकि हम देखते हैं कि ईरान की जो स्तंभ है उस पर हम देखते हैं कि मानव की आकृति बनी हुई है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई प्रतीकात्मक महत्व नहीं है। यहाँ हम मानव की आकृति देखते हैं। और हम देखते हैं कि अशोक के जो स्तंभ है हम देखते हैं कि सपाट व चिकने हैं। सपाट यानी कि जो एकदम सीधे है और चिकने भी है, चिकने इसमें पॉलिश युक्त है। जबकि हम देखते हैं कि जो ईरानी है स्तंभ वो गरारीदार
गराड़ीदार या फिर हम कहें तो नालीदार, जो नालीदार है बीच में से नालीदार है, जबकि अशोक के स्तंभ है वो एकदम बिल्कुल सपाट है और चिकने या पॉलिश युक्त है। और हम देखते हैं कि अशोक के जो स्तंभ है नीचे से चौड़े ऊपर से पतले होते हैं, मिले हैं नीचे से चौड़े, हम ऐसे देख सकते हैं इसके जो ऐसे नीचे से चौड़े है और ऊपर से पतले। जबकि हम देखते हैं कि जो ईरानी स्तंभ है वो एक जैसे है, पूरा वो एक जैसा बना हुआ मिलता है, एक समान पूरा नीचे से और ऊपर से उसकी चौड़ाई है वो बराबर है। हम देखते हैं इसके अलावा हम चिकने की बात करें तो विद्वान है स्पूनर जो कि अशोक के स्तंभों की पॉलिश को देख के ये बताता है कि यह जो पॉलिश है वो ईरान से ली गई है, ईरान से ली गई है। जो अशोक के स्तंभों की जो पॉलिश है वो ईरान से ली गई है। जबकि इस विद्वान स्पूनर के तर्क का विभिन्न आधार पर खंडन किया जा सकता है। हम देखते हैं कि सिंधु में हमें धोलावीरा नामक स्थल से हमें पाषाण तराशने के या फिर हम बात करें तो पॉलिशदार पत्थरों के अवशेष मिले, तो इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में पॉलिश के अवशेष मिले। उसके अलावा हम हड़प्पा में देखते हैं कि चिकने व काले मर्दबान, उसके बाद हम वैदिक काल में देखते हैं कि चमकीले मर्दबान जो कि पॉलिश युक्त हुआ करते थे। तो इस आधार पर हम यह और पाली बौद्ध ग्रंथों में भी है पॉलिश करने का जो उल्लेख मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पॉलिश है अशोक के स्तंभ वो भारतीयों की ही देन है, न कि ईरानी की, क्योंकि हमें प्राचीन भारत में पॉलिश के अवशेष काफ़ी जगह प्राप्त हो चुके हैं। धोलावीरा में हम देखते हैं कि पत्थरों को पॉलिश करने के प्रमाण मिले। और हम देखते हैं कि जो अशोक के स्तंभ ये इनकी प्रमुख विशेषता रही ईरानी स्तंभों की और अशोक के स्तंभों की। और देखते हैं कि इसके आधार पर, इस तर्क के आधार पर केपी जायसवाल और आरजी भंडारकर इसका खंडन करते हैं कि यह ईरानी अनुकृति नहीं बल्कि भारतीयों की देन है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो सारनाथ, ये जो अशोक के जो स्तंभ है हम देखते हैं कि चुनार के पत्थरों पर स्थापित है। लगभग सारे जो देखते हैं स्तंभ वो चुनार के पत्थरों पर स्थापित है। और हम देखते हैं कि जो सारनाथ है वो चुनार के पत्थर का प्रमुख कारखाना भी रहा। और इसके अलावा इसकी विशेषता की बात करें, स्तंभों की विशेषता की बात करें तो हम देखते हैं कि जो अशोक के स्तंभ है वो सामान्यतः सभी स्तंभ है वो उत्कृष्ट व चमकदार थे, सारे चमक उसमें पॉलिश थी। और देखते हैं कि लंबाई में उसकी बात करते हैं तो लगभग 40 फीट या फिर बात करें तो 12 से 14 मीटर तक ऊपर थे। और हम देखते हैं कि अशोक के जो स्तंभ है उसका वजन लगभग 40 टन के आसपास था। और जो स्तंभ है वो सुडोल तथा चुनार के लाल बलुआ पत्थर से एकात्मक बने हुए थे, यानी किसी भी टुकड़ों में नहीं बने हुए थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं अशोक के स्तंभों की हमने विशेषता देखी कि ये जो है एकात्मक पत्थर और पॉलिश इसकी प्रमुख विशेषता थी। अब हम स्तंभ के संरचना की बात करें, स्तंभ की संरचना कैसी रही होगी, तो हम देखते हैं अशोक के स्तंभ की संरचना की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। अशोक के स्तंभ को 2 भागों में बांटा गया है। हम देखते हैं कि ये आकार उनका रहा, संरचना इसकी देखते हैं तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको फलक या फिर बात करें तो शीर्ष कहा गया, और ये जो नीचे का भाग है इसको यष्टि कहा जाता था। तो हम देखते हैं कि अशोक के जो स्तंभ है यहाँ पे ये चौकी बनी होती थी, इसके ऊपर हम देखते हैं शीर्ष पे यहाँ किसी न किसी पशु की आकृति बनी हुई थी, और जो ये है इस पे हम देखते हैं कि यहाँ पे उल्टे कमल के आकार की आकृति बनी हुई थी ऐसे, और ये इसको शीर्ष फलक कहते थे। और इस भाग को यष्टि कहा जाता था, शीर्ष फलक। यहाँ किसी न किसी प्रकार की यहाँ भी कोई आकृति बनी हुई होती थी, और या ये उल्टे कमल की आकृति से बनी होती थी। ये अशोक के जो स्तंभ है ऐसे बने हुए थे जो कि ऊपर से पतले और नीचे से चौड़े हुआ करते थे। जबकि ईरान की हमने देखी कि ये जो चौकी है या फलक ये यहाँ बना हुआ होता था और ऊपर किसी मानव की आकृति बनी हुई होती थी। अब हम बात करते हैं अशोक के प्रमुख स्तंभ है उसके बारे में बात करते हैं कि कौन सा स्तंभ कहाँ पे और उसकी क्या विशेषता रही होगी। तो हमने देखा कि अशोक के स्तंभों की संख्या वो निश्चित नहीं है और
ह्वेनसोंग है वो 15 और फाहियान है वो 6 स्तंभों का वर्णन करता है। और अभी तक जो प्राप्त हुए वो 30 स्तंभ प्राप्त हो चुके हैं अशोक के। हम बात करते हैं प्रमुख स्तंभों की, अशोक के प्रमुख स्तंभों की। तो बात करते हैं कोलुआ स्तंभ, जो कि हमें वैशाली से मिला। वैशाली प्राचीन नाम इसका बसाड हुआ करता था, वैशाली में से मिले। यहाँ हम देखते हैं कि इसके जो शीर्ष पर हमें एक सिंह की आकृति मिलती है, एक सिंह या फिर कहते हैं एक शेर की आकृति मिलती है। और हम देखते हैं कि अशोक का सर्वप्रथम या पहला जो स्तंभ लेखता वो कोलुआ स्तंभ लेखता। अशोक का जो पहला स्तंभ लेखता वो कोलुआ था और उस पर एक सिंह की आकृति हमें मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार से हमें 2 मिले, रामपुरा नाम के, जो रामपुरा से, बिहार के रामपुरा से हमें 2 स्तंभ लेख मिले हैं। हम देखते हैं कि इस पे एक जो स्तंभ है उस पर हमें एक सिंह की आकृति मिलती है, एक शेर की आकृति मिलती है। और हम देखते हैं कि इस जो बिहार का जो एक जो सिंह की आकृति है उसे हम देखते हैं कि भारतीय विद्वान थे जो NR यानी कि निहार रंजन राय रे ने बताया था कि ये जो रामपुरा का स्तंभ लेके वह तक्षण कला का, मौर्य काल में तक्षण कला का जो सर्वश्रेष्ठ स्तंभ है वो उसने रामपुरा का जो एक सिंह स्तंभ, एक सिंह जिस पे आकृति थी उसको बताया था। और हम देखते हैं एक हमें मिलता है रामपुरा से जिसके ऊपर वर्षभ या फिर बात करें बेल की, तो देखते हैं कि रामपुरा से 2 मिले जिसपे एक पे सिंह की आकृति और एक पे वर्षभ की आकृति। जो सिंह की आकृति उसको सर्वश्रेष्ठ, तक्षण कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना है निहार रंजन रे ने। और हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं कि लौरिया नंदनगढ़ जो कि बिहार में है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये भी बिहार से मिला और इसके ऊपर हम देखते हैं कि एक सिंह की आकृति है। और ये जो लौरिया नंदनगढ़ का है वो मौर्य काल का सबसे सुंदर वह सबसे सुरक्षित स्तंभ माना जाता है। सबसे सुंदर और सबसे सुरक्षित स्तंभ है वो लौरिया नंदनगढ़ है। और एक और है लौरिया अरेराज, लौरिया वो भी हमें बिहार से मिल रहा है, लौरिया अरेराज, जिसपे हमें गरुड़ की आकृति मिलती है, जिसपे हमें गरुड़ की आकृति मिलती है जो कि मुख्य रूप से नष्ट हो चुकी है। और हम बात करते हैं संकिसा या फिर संकास्य स्तंभ की, जो कि यूपी में है, जो कि यूपी में है। हम देखते हैं कि संकिसा या फिर संकास्य, इस पे हमें गज या फिर हाथी की मूर्ति मिली है या फिर आकृति मिली है। एकमात्र स्तंभ जिसपे गज या हाथी की आकृति मिली है। और इसके बाद हम बात करते हैं सांची स्तंभ की। सांची जो स्तंभ है मध्य प्रदेश से मिला है और हम देखते हैं कि इस पे 4 सिंह है। सांची के स्तंभ से हमें 4 सिंह की आकृति मिलती है। ये जो सिंह है हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 शेरों की आकृति मिलती है। और इसके अलावा यहाँ हम देखते हैं इसमें कि यहाँ जो ये चौकी है इसके ऊपर हम देखते हैं कि हंसों को दिखाया गया। हंस यहाँ पे आकृति हंस है जो यहाँ चित्रित है। ये जो चौकी है यहाँ पे जो सांची वाला स्तंभ है यहाँ पे हंस चित्रित मिलते हैं हमें। और इसके ऊपर हम देखते हैं कि 4 सिंह बनाए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रुम्मनदेही अभिलेख है लुम्बिनी में, जो कि रुम्मनदेही अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो बुद्ध के जन्म स्थान को दर्शाता है। और हम देखते हैं कि ये है, इसके ऊपर हम देखते हैं कि अश्व यानी कि घोड़े की आकृति मिली है। और हम देखते हैं कि रुम्मनदेही अभिलेख है वो मौर्य काल का सबसे छोटा या अशोक का सबसे छोटा अभिलेख स्तंभ लेख माना जाता है। रुम्मनदेही सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है, स्तंभ लेख माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सारनाथ स्तंभ की। सारनाथ स्तंभ जो कि हमें यूपी से, उत्तर प्रदेश से मिला है। ये सबसे मौर्य अशोक के अंतिम समय में बनाया गया ये स्तंभ लेख है। इस पे हम देखते हैं कि 4 शेर बने हुए होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ 4 सिंह बने हैं, सारनाथ पे भी और सांची पे भी। और हम देखते हैं कि यह मौर्य कला का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्कृष्ट स्तंभ माना जाता है सारनाथ के स्तंभ को। और हम देखते हैं कि इसे 1950 में सारनाथ के स्तंभ के जो चिन्ह है इसको 1950 में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी घोषित किया था। और हम देखते हैं कि इसकी जो ये चौकी है सांची पे तो यहाँ हंसों को दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे जो चौकी है सारनाथ में यहाँ 4 पशुओं का क्रम मिलता है। 4 पशुओं का हम देखते हैं कि क्रम मिलता है। जैसे ई होल, ई से एलिफेंट यानी कि हाथी, एस से हॉर्स यानी कि घोड़ा, ओ से ऑक्स यानी कि बैल और एल से लोयन में शेर। तो हम देखते हैं कि ये क्रम हमें मिलता है हाथी, घोड़ा, बैल और शेर।
ये जो ऊपर 4 सी के नीचे जो अवांगमुखी जो कमल है, इसको बोलते हैं अवांगमुखी कमल। अवांगमुखी कमल, इस पे हम देखते हैं कि 4, इस चौकी पे हम देखते हैं कि 4 पशुओं की आकृति मिली है, जिसमें एहोल देखते हैं कि एलिफेंट, हॉर्स, ऑक्स और लॉयन, यानी कि हाथी, घोड़ा, बैल और शेर की आकृति मिलती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इलाहाबाद से हमें इलाहाबाद स्तंभ लेख से हमें मिलता है, वहाँ पे हमें शेर की आकृति मिलती है। और हम देखते हैं कि इसके अलावा भी हमें कई स्थानों पे अशोक स्तंभ मिले हैं, जिसमें हम देखते हैं कि श्रावस्ती है, पाटलिपुत्र है, कपिल वस्तु आदि से हमें सारनाथ के स्तंभों के बारे में, अशोक के स्तंभों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अशोक स्तंभ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात हमने देखी थी कि अशोक के स्तंभ है वो राजकीय कला के उदाहरण है, और अशोक के स्तंभों में सर्वश्रेष्ठ या बात करें तो सर्वोत्कृष्ट स्तंभ है वो सारनाथ का स्तंभ है, जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उसको बनाया गया है। और जो अशोक मौर्यकालीन वास्तुकला है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अशोक के स्तंभ। और हम देखते हैं कि जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रेमिस जो विद्वान है अशोक के स्तंभ को ईरानी अनुकृति बताते हैं, जबकि केपी जायसवाल और आरजी भंडारकर इसका खंडन करते हैं। डीबी स्पूर्नर नाम के विद्वान है जिन्होंने ये बताया था कि जो अशोक के स्तंभों की जो पॉलिश है वो ईरान से ली गई है, जबकि इसके अशोक से ईरान से पहले दारा की बात करें तो दारा से पहले ही हम बात करते हैं 3000 ईसा पूर्व की बात हमने की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की थी, वहाँ हमें पॉलिशदार पत्थरों के अवशेष भी मिले। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो पॉलिश की जो देखते हैं कि पॉलिशदार जो स्तंभ है वो भारतीयों की ही देन है, न कि ईरानी की। और उसके बाद हम देखते हैं कि अधिकांश जो स्तंभ है वो चुनार के पत्थरों से बनाए गए। चुनार के पत्थर, चुनार ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जगह है, वहाँ हम देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे ये जो क्षेत्र हुआ करते थे कारखाने या फिर कहे तो स्तंभ बनाने के, क्योंकि पत्थरों को लाने में जल परिवहन से आसानी होती थी। इस कारण हम देखते हैं कि सारनाथ भी एक स्थान है, वो वहाँ प्रमुख कारखाना हुआ करता था। इस पत्थरों का लाल बलुआ पत्थर जो चुनार के से लाए गए थे वो एकास्मुख, यानी कि वो बिना किसी टुकड़ों में सीधे स्तंभ खड़े हैं अशोक के। और हम देखते हैं ये अशोक स्तंभों की हमने बात की, निश्चित संख्या में इसकी हमें पता नहीं है, जबकि आज तक हम 30 स्तंभ प्राप्त कर चुके हैं या खोज चुके हैं। हिवेंसोंग 15 स्तंभों का वर्णन करता है, जबकि फाहियानवे 6 स्तंभों का वर्णन करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर या सब्सक्राइब जरूर करें।